कैसे हो दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी मॉन्स्टर कार पे है जो बिना ड्राइवर के चलती है और वो उन लोगों को मारती है जो उसके मालिक से जुड़े हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1950 के दशक की एक कार फैक्ट्री को दिखाते हुए, जिसमें प्लाईमाउथ फ्यूरी नामक कार के मॉडल को तैयार किया जाता है। हालांकि इसमें से एक विशेष रेड मॉडल की कार है जिसका एक कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है और इंजन की जांच करते समय हुड का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। जब वह रेस्ट करने के लिए जाता है तो एक अन्य कर्मचारी आके कार के अंदर से निरीक्षण करने लग जाता है और सीट पर अपने सिगार की राख गिरा देता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और कारखाने में काम खत्म हो जाता है। तब सभी लोग जा रहे होते हैं, लेकिन मैनेजर देखता है कि रेड कलर की कार की लाइट जल रही है और जब वह चेक करता है तो उसे सिगार के साथ मर्द कर्मचारी की बॉडी मिलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1978 में। डेनिस नाम का एक छात्र एरी के घर पे आता है जो एक बेवकूफ और अनाड़ी लड़का होता है। अपने अलग अलग पर्सनैलिटी के बावजूद भी दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं और सबसे पहले स्कूल पहुंचने वाले भी, और वहां से अपने लॉकर से सामान लेते रहते हैं जब तक कि इनकी क्लासमेट ली यहाँ से न निकल जाए। उसने अपनी सुंदरता से सभी लड़कों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। फिर लंच टाइम में दिखाया जाता है कि डेनिस एरी का इंतजार कर रहा है। जब वो यहाँ नहीं आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को क्लास के बदमाश लड़कों द्वारा परेशान किया जा रहा है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एरी का खाना चुरा लिया और उसे चाकू द्वारा धमकाया जाता है। जब डेनिस उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है तो वो एरी का खाना फर्श पर गिरा देते हैं और एरी का पैर उससे फिसल जाता है और उसका चश्मा दूर जा गिर पड़ता है, जिसे देख वो बदमाश छात्र एरी का चश्मा तोड़ देते हैं और हंसते हुए डेनिस को चाकू दिखाते हैं। ये देख डेनिस उसके फेस पर एक जोर से हिट कर देता है। उसी वक्त एक अन्य बदमाश छात्र डेनिस का गला पकड़ते हुए उसके प्राइवेट पार्ट को खींचने लग जाता है। तभी उनका एक टीचर आता है और उन्हें ऐसा न करने के लिए कहता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जिसमें एरी उन्हें बताता है कि ये हमें चाकू से धमका रहे हैं, लेकिन वे बदमाश छात्र हर बात से इनकार कर देता है, जिससे टीचर को अपनी पे आते हुए उन्हें जेब खाली करने के लिए कहता है और फिर वे उन्हें दिखाता है कि उसके पास कलम जैसा चाकू है जिसे वे छिपा रहा था। फिर टीचर उन सभी छात्रों को प्रिंसिपल ऑफिस में हाजिर होने के लिए कहता है और दूसरी ओर डेनिस और एरी कार से जाते वक्त आज स्कूल में क्या क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तभी रास्ते में एनी की नजर एक खटारा कार पे पड़ती है और डेनिस को वापस पीछे लेने के लिए कहता है। तभी वे वहां जाते हैं और प्लाईमाउथ फ्यूरी नामक एक रेड मॉडल की कार को देखते हैं। ये कार वही है जो हमें स्टार्टिंग में फैक्ट्री में दिखाई गई थी, जो कि अब पूरी तरीके से खटारा हो चुकी है। फिर भी ये एरी को पसंद आती है और वे कार के मालिक को इस कार के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि इसका नाम क्रिस्टीन है जो कि उसके भाई की है, जो कुछ साल पहले पेरिस चला गया था। इस वजह से ये बूढ़ा व्यक्ति जल्द से जल्द इस कार से छुटकारा पाना चाहता है और इसे $250 में बेचने का दावा करता है, लेकिन डेनिस अपने दोस्त को इसे लेने से मना कर देता है। फिर भी एरी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और इस सौदे को फिक्स कर देता है। जब शाम होती है तो एरी घर लौटता है और अपने माता पिता को इस कार के बारे में बताता है, लेकिन इसकी स्ट्रिक्ट मदर इसे खरीदने के खिलाफ होती है और उससे कहती है कि इसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ाओ, लेकिन एरी ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वे पहले से ही अपने माता पिता को खुश करने के लिए काफी कुछ कर चुका है और उन्हें बताता है कि ये कार मेरे बचाए हुए पैसों से आई है। फिर भी उसकी मदर अपने फैसले पर अडिग रहती है, जिससे एरी गुस्सा होकर अपनी कार को एक गैराज में ले आता है। वहीं पे ही उसकी मुलाकात गैराज के एक बूढ़े मालिक से होती है जिसका नाम विल होता है, जो कि बहुत ही खड़ूस किस्म का बूढ़ा है जो दोनों के साथ अपमानजनक बातें करता है और उन पे गुस्सा करता रहता है। फिर भी वे इन दोनों को कार को यहीं रखने की मंजूरी दे देता है और उन्हें रात को वापस घर जाने के लिए कहता है। रास्ते में जाते वक्त डेनिस एरी से कहता है कि तुमने ऐसी कार क्यों खरीदी जो क्रिस्टन की तरह टूटी फूटी हो, जिसमें एरी रिप्लाई देते हुए कहता है कि आखिरकार उसे अपने जैसे बदसूरत चीज मिल ही गई, लेकिन अगर वे इस पे अपना दिमाग लगाता है तो कुछ बेहतर बन सकती है। और एरी कार को ठीक करने के लिए दिन रात काम करता है, जिसे देख गैराज का मालिक उसे कुछ न कुछ डेली सुनाता रहता है, लेकिन वे अंदर से थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, जिस कारण वे एरी को अपने गैराज में काम करने की अनुमति देता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो भी चीज कार रिपेयरिंग में चाहिए तुम
तुम यहाँ से ले सकते हो, जिससे एरी बहुत खुश होता है और कार पे काम करना जारी रखता है। फिर अगले दिन डेनिस और उसके दो अन्य दोस्त इनकी क्लास की नई स्टूडेंट के बारे में बातें करते रहते हैं और वे डेनिस से चैलेंज करते हैं कि यदि तुम जाके उससे नंबर ले आते हो तो जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। और डेनिस भी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और जाके ली की सामने वाली मेज पे जाके बैठ जाता है और उससे बाहर चलने के लिए कहता है, जिसमें वो भी मान जाती है और डेनिस को अपना नंबर दे देती है। फिर शाम के समय डेनिस एरी से मिलने उसके घर जाता है और उसकी कार के हालचाल पूछता है। तभी उसकी मदर भी वहीं पे आ जाती है और एरी से मान जाने के लिए कहती है, जिससे एरी चिढ़ के बिना चश्मे के वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त से भी बात भी नहीं करता है। लेकिन वे एरी को रोकने की कोशिश भी करता है, फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज कर देता है और अपने रास्ते चला जाता है। वहीं पे ही एनी की मदर डेनिस से बातचीत करती है और वे अपनी नई कार से अपने बेटे के लिए चिंतित होती है, क्योंकि उसे पता चला कि पिछले मालिक ने कार के अंदर ही कार्बन मोनोऑक्साइड पीकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर डेनिस ओल्ड जॉर्ज के घर जाता है, जिससे उस कार को खरीदा था, और उससे पूछता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था, जिसमें वो बताता है कि जब उसके भाई ने ये कार खरीदी थी तब वो उसका दीवाना हो गया था, लेकिन उसकी बेटी और पत्नी की जान जाने के बाद तो मामला और भी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि उनकी जान इसी कार की वजह से गई थी। कुछ महीने बीत जाने के बाद क्रिस्टन अपने आप ही जॉर्ज के घर पहुंच गई थी, जिसे सुनकर डेनिस और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है और शाम के समय उस कार को देखने के लिए गैराज में जाता है। जब वे वहां जाता है तो वे कार में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे हैंडल खोलता है तो तभी रेडियो बजना स्टार्ट हो जाता है और डेनिस किसी के देखने से पहले ही वहां से भाग जाता है। अगली सुबह बताया जाता है कि कुछ लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे होते हैं, जिनमें डेनिस भी होता है और डेनिस फाइनल गोल करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वे दूर से एरी को क्रिस्टीन के साथ आते हुए देखता है, जिसे देख वे पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और ये क्रिस्टीन बदमाश छात्रों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके अलावा लिब भी कार के अंदर से आते हुए दिखाई देती है और वे एरी को किस करती है सबके सामने। डेनिस ये देख के कंफ्यूज होता है कि एरी ऐसा कब से हो गया, जिस कारण उसका खेल से ध्यान हट जाता है और अपोजिट टीम वाले इसका फायदा उठा लेते हैं और वे इतने जोर से बॉल खींचता है कि जिससे वे बेहोश हो जाता है। इस घटना के बाद कई दिन बीत जाते हैं और डेनिस की आंख अस्पताल में खुलती है और वो देखता है कि उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है, साथ ही साथ उसकी गर्दन में भी चोट आ जाती है। तभी एरी भी अपने दोस्त से मिलता है और दोनों ही अपनी पुरानी दोस्ती फिर से शुरू कर देते हैं। मैच में जो भी घटित हुआ था वो डेनिस एरी को बताता है कि मेरे कैसे लगी और कैसे चोट आई। उस कारण मैं कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि उसका एक पैर पैरालाइज हो गया था। और वे एरी से पूछता है कि तुमने इतने कम टाइम में कैसे क्रिस्टीन को तैयार किया, जिससे एरी उससे बताता है कि इससे तैयार करने में मुझे कड़ी मेहनत लगी है। हालांकि जल्द ही बात का सवर चेंज हो जाता है और वो कहता है कि यदि मेरे पेरेंट्स से मेरे नाम ये कार नहीं की तो मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगा, जिससे डेनिस नोटिस करता है कि उसके दोस्त ने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बदल लिया है और उसके अंदर कुछ बुरापन आ रहा है। फिर एरी डेनिस को बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर शाम होती है और वो ली को ड्राइव करके मूवी दिखाने ले जाता है, जिस कारण वे आधे रास्ते में ही रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सब कुछ थोड़ा जल्दी बढ़ने लगता है तो ली बाहर आ जाती है और एरी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, जिससे ली उससे कहती है कि वे इन पलों को कार में नहीं बिताना चाहती है, जिस कारण इन दोनों में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि एरी अपनी कार क्रिस्टीन से बहुत ही ज्यादा लव करता है और वो नहीं चाहता है कि कोई क्रिस्टीन के बारे में बुरा भला कहे। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो जबरदस्ती ही ली को कार में बैठा देता है, लेकिन वे जैसे ही अंदर आती है तो विंड शील्ड खराब हो जाता है और एरी उसे ठीक करने के लिए बाहर जाता है। तभी ली कुछ खाने के लिए लेती है। उसी वक्त रेडियो अपने आप ही बजना स्टार्ट हो जाता है और डैशबोर्ड में से तेज रोशनी निकलती है। तभी ली अपने आप को कुछ बीमार महसूस करती है, जिससे कि उसका दम घुटने लगता है, जिसे देख एरी तुरंत दौड़ आता है और उसकी मदद करने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन तभी कार के शीशे बंद हो जाते हैं और कार अंदर से लॉक हो जाती है, जिससे एरी परेशान हो जाता है और किसी भी तरह दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई फायदा नहीं होता है और ली पहले से ही सांस रोक चुकी होती है। तभी पास जा रहा कोई दूसरा ड्राइवर आके शीशे को तोड़ देता है, जिसे तोड़ते देख तुरंत एरी दौड़ आता है और उस ड्राइवर से लड़ने लग जाता है। तभी वो बताता है कि उसने तो सिर्फ उसके गले में फंसे खाने को बाहर निकालने में मदद की है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। इस घटना के बाद एरी ली को वापस घर ले जाता है, जिससे ली तुरंत कार से बाहर निकलती
है और उसे बिना बाई बोले ही घर में जाने लगती है। इसीलिए एरी पीछे से माफी मांगते हुए आता है, जिससे ली कहती है कि ये कार ही थी जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। और मुझे लगता है कि क्रिस्टीन को एरी से ईर्ष्या है, क्योंकि जब वे दोनों एक साथ होते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। जिससे एरी उससे कहता है कि अभी तुम आराम करो, हम कल मिलते हैं। ये कहकर एरी फिर से अपनी कार की तरफ आ जाता है और कार को स्टार्ट करने लग जाता है और साथ ही साथ वे क्रिस्टीन से बात करने की कोशिश करता है और वो उसे बताता है कि ली के साथ जो कुछ भी हुआ उससे कुछ नहीं बदलेगा और तुम हमेशा मेरे साथ बनी रहोगी। ये सुनते ही कार फिर से स्टार्ट हो जाती है। जो ही एरी अपनी कार को गैराज में छोड़ के चला जाता है तो तभी वो बदमाश लड़के इसी गैराज में आ जाते हैं और हथौड़े से वे कार को तोड़ने लग जाते हैं, जिससे इस कार का पूरा होलिया ही चेंज हो जाता है। लेकिन उनका अभी भी दिल नहीं भरता है तो वे कार की सीटों को तोड़ने लग जाते हैं और रेडियो को भी नष्ट कर देते हैं। अगले दिन एरी और ली ने आपस में सलाह कर लिया और एक साथ गैराज में आते हैं। तब वे अपनी कार को देखते हैं तो एरी तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और देखता है कि क्रिस्टीन पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, जिससे ली उससे पूछती है कि ये किसने किया है। ये सुनते ही एरी अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता है और ली को डांटते हुए यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर शाम के समय खाना खाते वक्त वे अपने माता पिता को बताता है कि आज क्रिस्टीन के साथ क्या हुआ था और वे ये सुन के एरी को दिलासा देते हैं कि उसे एक नई कार खरीद के देंगे। हालांकि इससे एरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वे जानता है कि उसके माता पिता ने कभी भी क्रिस्टीन को पसंद नहीं किया था। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उन्हें दोषी ठहराता है, क्योंकि उन्होंने इसे अपने घर में पार्क करने दी होती तो आज क्रिस्टीन सेफ होती। अपने माता पिता को बहुत कुछ बुरा भला सुना देता है और बाद में एरी अपनी टेबल से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन उसके पिता उसके पास आते हैं और उसे अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन वे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है, जो उसके पिता को डांटने के लिए मजबूर करता है। लेकिन एरी जवाबी हमले में ऑलमोस्ट अपने पिता की जान लेने ही वाला था, तभी वो रुक जाता है। वे अभी भी खुद से ज्यादा क्रिस्टीन को चाहता है और वे गैराज में फिर से लौट जाता है। उसके टूटे फूटे पार्ट्स को फिर से रिपेयर करने का फैसला करता है, जब तक कि वे बिल्कुल नई न हो जाए जैसे पहले थी। तभी वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि क्रिस्टीन अपने आप ही ठीक होने लगती है और इंजन की मरम्मत ही खुद से ही करती है। तभी एरी ने क्रिस्टीन से पूछा कि वे और दिखाए कि वे क्या क्या कर सकती है और फिर क्रिस्टीन बिना किसी की मदद से ही अपने आप को ठीक कर लेती है। बाद में वे उन लड़कों से बदला लेने जाती है जिन्होंने उसे तोड़ा था। उनमें से एक बदमाश लड़का जिसका नाम मूची है, जो कि अपने रास्ते जा रहा था, तभी उसे पीछे से एक कार के इंजन का आवाज सुनाई देता है। जो ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी मुलाकात क्रिस्टीन से होती है, जो उसके सामने से आ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वे रुक जाती है, जिसे देख मूची डर जाता है और उसे लगता है कि एरी अंदर ही होगा, जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी क्रिस्टीन अपनी हेडलाइट चालू करती है और तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। लेकिन तभी कार के टक्कर से पहले वह जंप लगा के कूद जाता है। फिर वे सोचता है कि अब यहाँ से क्रिस्टीन चली गई होगी, लेकिन उसके तुरंत बाद उसे क्रिस्टीन दिखाई पड़ती है और फिर से उसका पीछा करती है। लेकिन मूची भी अपना भागना कंटिन्यू रखता है और एक गेट से कूद जाता है, जो कि एक पुराने गोदाम की तरफ जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे ही क्रिस्टीन गेट तोड़ के आ जाती है, जिसे देखकर मूची अपनी स्पीड को और दुगुना कर लेता है। लेकिन आखिरकार वे क्रिस्टीन के जाल में फंस ही जाता है और उसकी कार उसके ठीक सामने होती है। वो सिर्फ उसे देखता ही रहता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं था कहीं दूसरी ओर जाने का। तभी वे अपनी जेब से चाकू निकालता है और जो भी गाड़ी चला रहा है उसे धमकाता है। लेकिन तभी क्रिस्टीन आगे बढ़ने लग जाती है, भले ही गली छोटी क्यों ना हो। वे जबरदस्ती अंदर आती है और मूची को कुचल देती है। अगली सुबह एरी डेनिस के कमरे में जाता है और उसे बताता है कि मूची के साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन ये सुनकर डेनिस को कुछ अजीब सा लगता है कि क्रिस्टीन को तोड़ने के बाद ही मूची की मृत्यु हुई है। हालांकि एरी इस बात को टाल देता है और वे बाहर निकल जाता है। तभी मूची की जांच करने वाला ऑफिसर एरी के पास आता है और उसे कहता है कि वह मूची का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसने पहले क्रिस्टीन को नष्ट किया, फिर क्रिस्टीन ने उसको नष्ट किया, जिस कारण उसका शरीर कुछ छोटे मोटे हिस्सों में बंट गया है, जिसमें एरी का कहना है कि वे ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता। मुझे उसकी मृत्यु के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे यह खबर सुन के खुशी हुई, जिससे ऑफिसर को उस पर शक होने लगता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड ली से भी इस कार के बारे में पूछताछ की, इसने कैसे उसका हाल बेहाल किया। ये सुन के एरी अपना आपा खो देता है और यहाँ से जाने लगता है। बाद में वे ली को कॉल करता है और उसे
उसे मिलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ली मना कर देती है, जिससे एरी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। इसी बीच उन बदमाश छात्रों के लीडर ने कुछ शराब की बोतलें ली और अपनी कार से कहीं जाने लगता है। तभी वे देखता है कि आधी रात में हेडलाइट चालू किए हुए कोई कार उसका पीछा कर रही है। तभी वे उसे देखने के लिए कार रोकता है कि वे कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है। तभी वे अपनी कार को रिवर्स लेने की कोशिश करता है ताकि वे भी ऐसा ही करे। तभी वे फिर से एक ही स्पीड में चलता है और एक गैस स्टेशन पर आ रुकता है, जहाँ उसका दूसरा दोस्त तो गैस स्टेशन के अंदर चला जाता है, लेकिन वे कुछ हथियार लेके उसका सामना करने जाता है, जिसे देख के क्रिस्टीन थोड़ा पीछे हटती है और फिर से हाई स्पीड में आते हुए उसकी कार को कुचल देती है, जिसे देख के वे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हालांकि क्रिस्टीन फिर से तेज स्पीड में उसकी ओर बढ़ते हुए कार के साथ ही गैस स्टेशन के अंदर चली जाती है, जिस कारण उसकी कार का पेट्रोल नीचे की तरफ फ्लो होने लगता है, जिससे वे आग पकड़ लेती है और जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट होता है, जिसमें वो लीडर बचा हुआ होता है, जिसे देख के क्रिस्टीन उसकी तरफ चलने लगती है, जहाँ पर सुनसान घना अंधेरा होता है। तभी वो मौका देख के लीडर को कुचल देती है और उसके शरीर पे आग लग जाती है। अपना काम करने के बाद वे ऑलमोस्ट गैराज के बाहर आ जाती है और वो क्रिस्टीन को देख के गेट खोलते हैं, लेकिन इस गैराज के मालिक को कुछ अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि एरी तो उसके द्वारा दिए गए काम को कंप्लीट करने के लिए गया है, तो फिर ये कार कौन चला रहा है। इसीलिए मालिक ने अपने हाथ में एक बंदूक लेके इस गाड़ी को चला रहे बंदे की तलाश में आगे बढ़ता है। वे जो ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो तभी उसका हाथ जल जाता है, लेकिन वे फिर से प्रयास करता है और दरवाजे को खोल देता है, लेकिन उससे अंदर कोई भी नजर नहीं आता है। तो वे इसकी जांच करने का फैसला करता है, इसीलिए वे अंदर बैठता है। तभी अचानक से फिर से गाड़ी का दरवाजा लॉक हो जाता है और रेडियो बजना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसका अंदर दम घुटने लगता है और वो मर जाता है। अगली सुबह एरी गैराज में लौटता है और अंदर आते हुए कई पुलिस वालों को देखता है और उसकी मुलाकात फिर से उसी ऑफिसर से होती है जो मूची के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो बताता है कि तुम्हारी कार ने लगातार ये 30 हत्या की है, आज तुम्हारा बॉस मर गया है, लेकिन ऑफिसर को ये पता नहीं चल पाता है कि बॉस अंदर बैठे बैठे कैसे मर गए हैं और उसके साथ उसकी सेफ्टी के लिए बंदूक भी थी। लेकिन एरी उनसे कहता है कि उसे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। ये बात सुन के एरी को भी एक बार के लिए तो उस पर संदेह होने लगता है, क्योंकि ये फिर से अपने आप भी ठीक हो गई है। इसी बीच डेनिस फिर से घर लौटता है और उसे लीक का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए कहता है। तभी वो भी डेनिस के पास आ जाती है और कहती है कि मुझे संदेह है कि एरी की कार एरी पर नियंत्रण कर रही है ताकि वे अजीब और हिंसक व्यवहार कर सके, लेकिन डेनिस को विश्वास नहीं है कि उसका दोस्त कभी भी हिंसक बन सकता है क्या। तब वो कहता है कि कार उस पर नियंत्रित कर रही है तो उसे नष्ट करना चाहिए। बातचीत के बाद ली वहाँ से चली जाती है और कुछ ही सेकंड के बाद वो देखती है कि एरी क्रिस्टीन के साथ है और वो डेनिस को ड्राइव पर चलने के लिए बुलाता है, जिससे डेनिस भी मान जाता है। लेकिन एरी एक बार और बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रहा था और आधे रास्ते में वह शराब पीना शुरू कर देता है और जरूरत से ज्यादा की स्पीड में ड्राइविंग करता है और यहाँ तक कि अपने हाथ को भी स्टीयरिंग से हटा लेता है और कार को अपने आप चलने देता है। इसका ये रवैया डेनिस को चिंतित करता है और वे लीक के शब्दों को दोहराता है कि एरी पर उसकी कार नियंत्रण कर रही है। हालांकि अपने दोस्त की बात सुनने के बाद वे धमकी भरे लहजे में कहता है कि मेरे और क्रिस्टीन के रास्ते में आने की कोई हिम्मत मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। ये साबित करने के लिए एरी और भी ज्यादा स्पीड बढ़ा लेता है और दूसरी लाइन पे चला जाता है और ऑपोजिट साइड में आ रही एक कार से टकरा जाता है। डेनिस ये देखे कि उसका दोस्त अब पागलपंथी की सीमा लांघ रहा है, इसीलिए डेनिस अगले दिन क्रिस्टीन के बॉडी पर एक नोट छोड़ता है जिसमें एरी को शाम को गैराज में मिलने के लिए कहता है, जहाँ पहले ही डेनिस और ली वहाँ पहुँच गए थे और उसका इंतजार करने लगते हैं। लेकिन जब तक एरी वहाँ नहीं आता तो तब तक वे जेसीबी के केबिन में बैठ जाते हैं और उसी गैराज के पास ले जाते हैं जहाँ उन्होंने प्लेन बनाया था और उनके प्लेन के मुताबिक ली नीचे उतरकर एरी का वेट करेगी और डेनिस जेसीबी को रेडी रखेगा और उस क्रिस्टीन को नष्ट कर देगा। प्लेन के मुताबिक वो वहाँ खड़ी होकर उसका इंतजार करती है और वो आसपास में किसी को भी नहीं पाती है, क्योंकि क्रिस्टीन तो पहले आके ढेर सारे मलबे के पीछे छुपी हुई थी। तभी क्रिस्टीन अपनी हेडलाइट चलाती है और लीक को कुचलने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वे वहाँ लटकते हुए टायर पर लटक जाती है। हालांकि क्रिस्टीन हार नहीं मानती है और उस पर फिर से हमला करने के लिए तैयार होती है और जो ही लीक की तरफ बढ़ती है तो उसके सामने कुछ आने के कारण वे उसे पार नहीं कर पाती है, जिस कारण क्रिस्टीन फिर से पीछे हट जाती है। वर्कशॉप के दूसरी ओर जब डेनिस जेसीबी को विपरीत दिशा में ले आता है तो क्रिस्टीन और जेसीबी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं
और डेनियस को पता चलता है कि क्रिस्टीन अकेली गाड़ी नहीं चला रही है बल्कि एरी की मदद से चलवा रही है। लेकिन फिर से कार स्टार्ट हो जाती है और अपनी हेडलाइट चालू करती है और तुरंत खुद को ही ठीक कर लेती है, जिससे परिस्थिति और ही ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि जैसे भी अचानक से बंद हो जाती है। और डेनिस बहुत प्रयास करता है इसे चालू करने का, लेकिन वो नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ क्रिस्टीन ली पर हमला करने जाती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती है और वो फिर से टकरा जाती है, जिस कारण एरी अगले मिरर से बाहर आ जाता है, जिसे देखने के लिए ली एरी के पास जाती है। तभी एरी ने छलांग लगाकर उसे डरा दिया और उसे आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि उसका शरीर कांच के टुकड़ों में से एक से घातक रूप से घायल हो गया। फिर भी वह अपनी कार के पास जाना चाहता है, लेकिन उसकी चोट की वजह से वह जा नहीं पाता है। तभी क्रिस्टीन फिर से बदला लेने के लिए पीछे मुड़ती है तो ली वहाँ से उठकर चली जाती है और क्रिस्टीन खंबे से टकरा जाती है। और डेनिस इस मौके का फायदा उठाकर फिर से जेसीबी को स्टार्ट कर लेता है और वह क्रिस्टीन पे मार देता है, लेकिन वे फिर भी जेसीबी का सामना करती है और डेनिस कैसे भी करके जेसीबी को उसके ऊपर ही चढ़ा देता है, जिससे उसकी शक्ति कम हो जाती है और वे निष्क्रिय हो जाती है। और डेनिस और ली आपस में गले मिलते हैं अपनी जीत के लिए। लेकिन तभी क्रिस्टीन फिर से सक्रिय हो जाती है और एक बार फिर से अपने आप को ठीक करने लग जाती है। यह देख के डेनिस फिर से उससे पूरी तरीके से कुचल देता है, जिस कारण ये लड़ाई आखिरकार खत्म हो जाती है। अगले दिन फिर से डेनिस और ली एक कबाड़ खाने के बीच ऊंची ऑफिसर से मिलते हैं, जहाँ वे पाते हैं कि अब क्रिस्टीन का पुर्जा एक कचरे की तरह बन गया है और उसका सारा खात्मा टल गया है। तभी उन तीनों ने वो गाना सुना जो क्रिस्टीन के रेडियो से मिलता जुलता है। सौभाग्य से ये सिर्फ कबाड़ खाने के एक कर्मचारी ने बजाया था। आखिरकार ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं और वे ध्यान नहीं करते हैं कि क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा हिलना शुरू कर देता है, जिससे ये साबित होता है कि क्रिस्टीन अभी भी जीवित है। सो इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।